नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज आप सबका मैं फिर स्वागत करता हूं इतिहास की एक धमाकेदार क्लास में। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखना है, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब तक आपको क्वेश्चन सिर्फ जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, उसके बाद जो मैं उससे जुड़े क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तब तक अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने समुद्रगुप्त तक कर लिया था। समुद्रगुप्त तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। और आपको मैंने क्रम बताया था ना, अगर आपको याद होगा। राजवंश का कोई क्रम बता सकता है कि जो मैंने कल बताया था आपको? किसी को याद हो कमेंट बताएगा। तो सबसे पहले आपके आए थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आपके आए थे घटोत्कच। किसी भी राजवंश का हमको ऐसे ही याद रखना है कि आपसे पूछे, अगर कोई कहे क्रम में लगाओ तो लगा दो। वंशों को याद रखना है क्रम में कि पहले गुप्ताज आए या पहले जो है आपके कुषाण आए। ये आपको बिल्कुल क्रम में याद रखना है। इससे क्या होगा, इससे फिर कितना भी कठिन क्वेश्चन बन जाए आपसे, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद कौन आया आपके? समुद्रगुप्त। इतने हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज इसके आगे करेंगे। तो इसके बाद हो गए आपके चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को हम विक्रमादित्य बोलेंगे। इसके बाद आएंगे हमारे कुमारगुप्त। इसके बाद हमारे आएंगे कुमार के बाद आएंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जी आएंगे। स्कंदगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे विष्णुगुप्त। तो इतने लोगों को हमें पढ़ना है, और जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे, किसको देखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बनेंगे। 380 ईस्वी में शासक बनेंगे। इसके बाद क्या होगा? इनके काल को कहा जा रहा है गुप्त काल का स्वर्ण काल, और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जा रहा है। गुप्त काल का स्वर्ण काल। इनको उपाधियां मिली हैं कुछ, तो उपाधियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। टाइटल्स, उपाधियां कौन कौन सी मिली हैं? एक तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। और किसकी उपाधि मिली है? इनको भी परम भागवत की उपाधि मिली है। और शकादि की उपाधि मिली है। चंद्र की उपाधि मिली है। अच्छा, जो राजधानियां थी, इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में राजधानी कौन सी थी? तो इनकी 2 राजधानियां होती थी। पहली इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी कौन सी होती थी? उज्जैन। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। इनका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इनका विवाह हुआ। उनके बाद इन्हें पुत्री हुई, पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। उसका विवाह हुआ वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। और अब जो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चीनी यात्री आ रहा है। कौन आ रहा है? फाहियान आ रहा है।
फायान चीनी यात्री आएगा, कब आएगा? तो ये आएगा 399 से 444 ईसा, 414 भारत आएगा। इनके दरबार में कितने विद्वान थे? दरबार में इनके 9 रत्न थे। अब नवरत्न को भी देखेंगे। अच्छा चलो नवरत्न को ही देख लेते हैं। तो नवरत्न में जो इनके सबसे प्रमुख नवरत्न में थे वो थे कालिदास। कालिदास प्रमुख नवरत्न। कालिदास हो गए नंबर 1। नंबर 2 पे थे इनके धन्वंतरी। धन्वंतरी अब आएगा धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो आप आंसर कर पाएंगे ना? चिकित्सक। चिकित्सक थे धन्वंतरी। तीसरे नंबर पे आएंगे वाराह मिहिर। वाराह मिहिर खगोल शास्त्री। देख रहे हैं विद्वानों का कितना सम्मान करता था, अपने दरबारों में कितने विद्वानों को उसने पिरो के रखा था, संजो के रखा था। और कौन आएंगे? चौथे आएंगे आपके, इनको खगोल शास्त्री और ज्योतिषी भी। चौथे नंबर पे आएंगे आपके अमर सिंह। अमर सिंह आएंगे, ये इनके कोशाकार थे। कोशकार थे, मतलब इनके जो डिक्शनरी उनके टाइम में जो चल रही थी उसको लिखने वाले थे। कोशकार, डिक्शनरी निर्माण करता। 5वें नंबर पे आपके आएंगे छपड़क। छठे नंबर पर आपके आएंगे शंकु। ये इनके कौन थे? अच्छा छपड़क कौन थे? ये भी इनके ज्योतिषी थे। शंकु आएंगे, ये वास्तुकार। इसके बाद आएगा 7वें नंबर पे बेताल भट्ट। बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन थे? जादूगर। विक्रमादित्य और बेताल, बेताल की कहानी सुनी होगी ना। 8वें पे आएंगे घटकतर। और 9वें नंबर पर आएंगे वरुचि। ये इनके कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे। और ये इनके कौन थे? व्याकरणाचार्य, मतलब व्याकरण के आचार्य थे। आपको प्रमुख कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर याद रखना है। बेताल भट्ट भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया, आपकी जानकारी में रहे। आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी रहनी चाहिए। और एक विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। उसके अनुसार समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं राजा बने थे, वो बने थे रामगुप्त। कहानी यह है कि रामगुप्त राजा बने और उस समय शकों ने इनकी मतलब इनके राज्य पे आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, रामगुप्त ने उनके पास कहा कि मतलब आप अपनी पत्नी को देके अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो उन्होंने अपने भाई की हत्या करके बोला कि मतलब जो मतलब अपनी भाभी से शादी कर ली। उनका यही था तर्क कि मतलब जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो अपने राज्य की रक्षा क्या करेगा, वो वाला था। तो अपने राज्य को इस तरह से बचाया। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, पर ये बहुत प्रामाणिक नहीं है, कहानियों में ही सुनने को ऐसा मिलता है। अच्छा अभी तक जो फायान आ रहा है चीनी यात्री, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। तो फायान ने एक पुस्तक लिखी है। फायान ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है फो म्यो की।
फो म्यो की, फो म्यो की नामक पुस्तक लिखी है फाहियान ने, फो म्यो की पुस्तक लिखी है। और ये आया कैसे था? स्थल मार्ग से, वापस स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया। तो ये भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछ लेता है, कैसे आया था, किधर से आया था। ये इसकी बुक है, इसको याद रखिएगा। इसने मध्य प्रदेश को क्या कहा था? मध्य प्रदेश, इसने मध्य प्रदेश को कहा था ब्राह्मणों का देश, ब्राह्मणों का देश। और भी इससे जुड़ी काफ़ी फैक्ट्स हैं जो जैसे जैसे हम आगे बताएंगे आपको, वहाँ पे आपको बताएंगे। ये बात इतनी आपकी समझ में आई? चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने किताब लिखी है फो क्यों की। ये इतना समझ में आई बात? अब पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, बाद में इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, क्या थी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन राजा थे, क्या क्या था। तो आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देखा। इसके बाद कौन आ रहा है? कुमारगुप्त प्रथम। मैंने आपको बताया था ना, कुमारगुप्त आ रहे हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम, इनको उपाधि क्या मिली है? महेंद्रित्य। महेंद्र, फिर से लिख देता हूं क्लियर, ध्यान दीजिएगा। महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य। और इन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है इनका, मेन काम याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। सबसे मेन काम, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? कुमारगुप्त ने की। किसकी की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब कुमारगुप्त के बाद हम देखेंगे, तो मैं आपके पेज साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, अभी पूरा नहीं आ रहा होगा। अब ले लीजिएगा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त को देखा, कुमारगुप्त का मुख्य काम क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। अब है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, आइए स्कंदगुप्त को देखते हैं। तो स्कंदगुप्त की जो उनको उपाधि मिली है, ये मिली है क्रमादित्य शकोप्रम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनका इंपॉर्टेंट काम है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। ठीक। और इन्होंने मिलावट वाले सिक्के चलाए, मिलावट वाले सिक्के। इसके बाद हम लोग भानुगुप्त को भी देख लेते हैं। भानुगुप्त, तो भानुगुप्त के बारे में क्या है? एरण अभिलेख से पता चलता है, एरण अभिलेख, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज, क्या बदलता है? भानुपति का सेनापति, इसका नाम था, क्या नाम था? गोपराज।
गोपराज हूणों के विरुद्ध युद्ध करता। किसके विरुद्ध? हूणों के विरुद्ध। हूणों के विरुद्ध युद्ध करता मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो ऐसी स्टोरी मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कल देखने को मिले थे। तो हूणों के विरुद्ध युद्ध करते इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु, और इसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। 510 ईसा में जो एरण अभिलेख मिला है, 510 ईसा का एरण अभिलेख। अंतिम शासक हो गए इनके विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त के बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि ये अंतिम शासक थे। तो ये था आपका पूरा इनकी वंशावली। ये थी इनकी वंशावली। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे गुप्त कालीन की राजनैतिक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था होती थी, आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले होता था देश। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, मेन होता था, देश होता था। देश के प्रमुख को क्या कहते थे? गोपना। और अगर वो महिला होती थी तो क्या कहलाएगी? गोपति। मतलब उसकी पत्नी को भी गोपति कहेंगे। ठीक है, गोपना, गोपति। उसके बाद देश के बाद आता था भुक्ति। और भुक्ति के प्रमुख को क्या कहते थे? उपरकी, उपरीक, सॉरी माफ करिए, उपरीक। इसके बाद आता था विषय। ये उससे छोटा एरिया होता था। कई विषयों से मिलकर भुक्ति बनती थी और कई भुक्तियों से मिलकर देश बनता था। तो सबसे बड़ी यूनिट देश, उससे छोटी भुक्ति, भुक्ति से छोटी विषय, विषय का प्रमुख विषयपति। उसके बाद पेट, और इसका प्रमुख पेटपति। इसके बाद ग्राम, इसका प्रमुख क्या कहलाता था? तो ग्रामपति। और इसी को क्या कहते थे? ग्रामीक। तो ये कई ग्राम मिलके पेट बनाते थे, कई पेट मिलके विषय बनाते थे, कई विषय मिलके भुक्ति बनाते थे, और कई भुक्ति मिलके एक देश बनाते थे। तो ये थी कुछ राजनैतिक व्यवस्था। ऐसे जो है उनका राज्य प्रशासन बटा था। शासक का प्रमुख राजा कहलाता था। उसे राजतत्व का देवीयकरण, मतलब उसको, उसके पास डिवाइन पावर है, ऐसा कुछ मान्यता होती थी। गुप्तकालीन जो प्रमुख मंत्री होते थे, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, उसको कुमार मात्य, ऐसे अलग अलग करके, युद्ध एवं न्यायिक सर्वोच्च अधिकारी, महादंड नायक, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, दंड पाश्चिक, ऐसे अलग अलग था। तो जो जो इंपॉर्टेंट आता जाएगा क्वेश्चन में मैं बताता जाऊंगा, जो जो क्वेश्चन में आता जाएगा बताता जाऊंगा। हाँ चलिए, जो भुक्ति का प्रमुख होता था ये राजकुल से संबंधित होता था। राजकुल से संबंधित, मतलब ये राजा के दरबार का ही आदमी होता था भुक्ति प्रमुख। और हमने ये तो देखा, अब हम ये देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। यहाँ पे एक पेज और ऐड करना था। समाज देखते कैसा था। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, वर्ण व्यवस्था का क्या था? प्रचलन था। एक और मैंने व्यवस्था बताई थी आपको क्वेश्चन के थ्रू, कि ब्राह्मणों को ग्रामदान प्रारंभ किया गया। अब ये टोटल बात हो रही है पूरे गुप्त गुप्त वंश की। एक और चीज देखने को मिली है इस वंश में, शूद्रों की स्थिति बेहतर हुई है। शूद्रों की स्थिति में सुधार।
अच्छा, स्त्रियों की भी मतलब जो है स्थिति पता चलती है। पुराण सुनने का अधिकार था उनको, पर्दा प्रथा, स्त्री प्रथा, नियोग प्रथा व बाल विवाह चलन में था, देवदासी प्रथा थी। तो मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र, वास्तु, सिल, अपहत, अपरहत। तो क्षेत्र किसे कहते थे, वास्तु किसे कहते थे, सिल किसे कहते थे, अपरहत किसे कहते थे। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि ये आपका क्षेत्र कहलाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। तो ये दोनों तो आप नाम से निकाल सकते हैं, थोड़ा मतलब आइडिया ले सकते हैं। पर आप सिल, सिल क्या होता था, तो सिल होता था ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, जोतने योग्य नहीं है। अच्छा, अपरहत क्या होता था, ऐसी भूमि जो जंगली है। जंगली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सिल अपराध आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। इनका जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था। राजकीय चिन्ह गरुण था। भगवान विष्णु का जो सबसे लोकप्रिय अवतार जो उनके टाइम में पूजा जाता था वो वराह का था। त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। साहित्य के लिए स्वर्ण युग था। ये सब मैं कल कराऊंगा, बाकी का जो मैं है आपको कल कराऊंगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। 14, 15, 16, 2, 3 एवं 4, 16, 17 एवं 19। आप लोग आंसर करिएगा। तो आपकी 16, 17 एवं 19 सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी गुफाओं के बारे में बताया नहीं था आपको, तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल था क्वेश्चन, पर कोई नहीं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आपको वही क्वेश्चन बताऊँ जो मैंने थ्योरी में बताया करा दूँ, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे सर ने हमें जो बताया समझ में आया। मैं क्वेश्चन वही आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थ्योरी में आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। उस एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में कई बार जो चीज़ें बतानी होती हैं वो अगली क्लास में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, बस वही हम लोग का प्रयास रहता है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह बताया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के वो थे ना, इनके राज दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ है, वहीं से तो चालू हुआ है आपका गुप्त संवत। ये आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा आपका राइट आंसर।
चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के समारोह के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, होड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। तो अभी हमने इसका आंसर देखा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी था? हरिशेन, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख का लेखक हरिशेन। तो प्रयाग प्रशिष्टि आपको याद होगी समुद्रगुप्त। हरिशेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्ण काल, मैं आपको बताया था स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। ये भी मैंने आंसर दिया है आपको, क्यों वो था आपका गोल्डन पीरियड। कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने तो देखो इतिहास में जब भी किसी को याद किया जाता है तो दो वजहों से ज़्यादा याद किया जाता है, या तो उसके टाइम का साहित्य अच्छा होगा या उसके टाइम की बिल्डिंगें अच्छी होंगी। साहित्य, कला, बिल्डिंग्स, मतलब कोई उसने वो किया हो, वॉर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं याद किया जाता है, जो गोल्डन पीरियड माना जाता है। और आर्ट का, क्राफ्ट का तभी मतलब ज़्यादा वो होगा जब लड़ाई नहीं हो रही होगी, और लड़ाई तभी नहीं होगी जब शासक बहुत मजबूत होगा। तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण भी होगा आपका राइट आंसर। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश या गुप्त वंश? आपका राइट आंसर होगा गुप्तास। गुप्त वंश के टाइम पे हुआ आपका सारनाथ का धामेक स्तूप। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार कहा जाता था, कपाषण कहा जाता था, निष्क कहा जाता था, या काकनी कहा जाता था? सोने की मुद्रा कहलाती थी दीनार। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये हमारे कालिदास जी। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हर्षेण नहीं, कालिदास होगा आपका राइट आंसर। कालिदास। अब इस क्वेश्चन का तो आप लोग गलत आंसर कर नहीं सकते, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, तो अभी हमने आपको बताया था, गुप्ताज हो जाएगा आपका राइट आंसर। गुप्त वंश। हाँ, ये मैं बताने वाला था पर मैं ये रुक गया था। गुप्त काल में भू राजस्व व्यवस्था की दर क्या थी? तो ये जो है आपका 1/6 भाग थी। अगर आप 6 भाग आपकी मतलब जमीन का 6 भाग, मान लो 6 बीघा आपकी जमीन की फसल हो रही तो उसमें से आपको 1 भाग कर के रूप में देना होगा, तो उपज का 6ठा भाग भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये आपके गुप्त काल की। गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ये भी हो ही गया है आपका। तो बस अब कितने आसान लग रहे होंगे ना क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखा थ्योरी तो आपको कितने आसान लग रहे होंगे। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश।
दिल्ली के मेहरौली के कुवात उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक की, चंद्र की, हर्ष की, अनंगपाल? तो चंद्र की स्मृति में बना था। दिल्ली के मेहरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो लौह स्तंभ बना है वो चंद्र की स्मृति में बना है। चंद्र की स्मृति में बना है। कालिदास द्वारा रचित माल विकनाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्री शातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इस नाटक का जो नायक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नायक कौन था? ये सब आपके पीसीएस तक के क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पहले आए हैं, अभी आपके एग्जाम्स में आते हैं ये फ्लुएंटली। पहले ये सब मतलब आपके अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते थे। तो आपका राइट आंसर होगा अग्निमित्र। ये मैंने आपको बहुत डीप में इसलिए नहीं बताया है इसके बारे में, एक तो मैंने अभी आपको नाटक पढ़ाया नहीं है, ये एक बार मैं शॉर्ट में जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर आप बहुत समय लगेगा, और मैं उतना आपको इस चीज़ में नहीं फंसाना चाहता। आपके स्टेट पीएससी में भी जो है ये क्वेश्चन आए हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण में, गया में, नालंदा में, प्रयाग में? तो ये प्रयाग के जो उसका अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का। समुद्रगुप्त को क्या बोला जा रहा है भाई? भारत का नेपोलियन। भारत में तो बहुत शासक हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए हैं, बहुत वीर वीर हुए। भारत का नेपोलियन इसे ही बोला जा रहा है। ये बहुत विस्तार के टॉपिक हैं इनके बारे में, इनकी सेना के बारे में सब कुछ बताने के लिए आप क्वेश्चंस के थ्रू देख लीजिए, बाकी बहुत है बताने के लिए। मैं आपको कई महीने केवल एंशंट हिस्ट्री कराऊंगा तब भी आप एंशंट हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं कर सकते, बहुत इतिहास बताने के लिए। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? बराबरी तो नहीं थी, लेकिन बहुत खराब स्थिति नहीं थी, और वंशों के मुकाबले इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूणों का आक्रमण से सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ा? गुप्ताज, गुप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? मतलब बाकी के कालिदास ने लिखे हैं, तो ये कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। वर्षियम ये भी कालिदास ने लिखा है। कौन सा नहीं लिखा आपका? जानकी हरण नहीं लिखा। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। और ये मैं क्यों कहता हूँ, जब आप एग्जाम में कभी बैठेंगे उसके बाद जब आपसे आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं सर बात बिल्कुल ठीक कहते थे। आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना, नहीं को अंडरलाइन करिए, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करिए, क्योंकि ये नहीं के चक्कर में बहुत गलतियां होती हैं। जानकी हरण होगा आपका राइट आंसर। अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाओं के, मतलब अजंता गुफाओं के सरीकी मतलब के जैसी, सरीखी मतलब के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? बागधार में, उदयगिरी विदिशा में, मांडू में, या फिर कहीं नहीं? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं कहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में? बाग में, धार में। ये होगा आपका राइट आंसर। ये होगा आपका राइट आंसर।
मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको पहले वही करा दूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ आपको कल पहले मंदिर करवा दूँ, सारे जो भी हैं इंपॉर्टेंट पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं इस वंश की। चलो नहीं होगा तो मैं संडे को करा दूंगा, संडे को आपको एक्स्ट्रा सेशन में जो ये गुप्त वंश का बचा हुआ है ये मैं करा दूंगा, बाकी कल ही करा दूंगा, देखूंगा जैसा भी है, क्योंकि बहुत कम टॉपिक बचा है। उसके लिए एक अलग से सेशन बनाने से जगह पे मैं कोई छोटा सा सेशन रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। अब आपको टाइमलाइन याद है अगर कि हाँ हम बात कर रहे थे तो 319 320 कुछ ऐसा टाइमलाइन आ रही थी, तो अगर ये आ रही थी तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इतने कम वर्ष भी शासन नहीं किया है तो ये भी गलत हो गया, और इतने कम मतलब ये भी गलत हो गया। ये हो गया आपका राइट आंसर। आप सारा रट नहीं सकते, आप सारा रट नहीं सकते, कुछ आपको अपना सेंस भी लगाना पड़ेगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। आपकी जो बाल विवाह की प्रथा है वो कब आरंभ हुई, किस वर्ष किस वंश में हुई, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में? तो मैंने बताया था बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी प्रचलन में थी किसमें? गुप्त काल में, गुप्ताज में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ये भी गुप्ताज में। ये अभी तो आपको चूंकि गुप्त वंश पढ़ रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है, पर जब आप मिक्स करके पढ़ोगे ना फिर एकदम से आएगा सोने का सर्वाधिक सिक्के। और चूंकि आपने पूरा एक टॉपिक वाइज पढ़ा है तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, ये तो हम गुप्ताज में पढ़ा था हमने कुछ। ये फायदा होता है आपका टॉपिक वाइज पढ़ने का। और अभी जब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में मैं आपको, अभी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ फिर मिक्स कराऊंगा, फिर आप ही को आंसर करने पड़ेगा सारा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार शंभो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा। यूरोपीय भाषा में प्रथम, जहां प्रथम आता है वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन। मतलब हमारा ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पहले यूरोपियों ने अपनी भाषा में अनुवादित किया? तो वो आपका है अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम विल बी योर राइट आंसर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? भीतर गांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से। तो सती प्रथा के लिए हमने आपको एक स्टोरी बताई थी, क्या बताई थी? भानुगुप्त के टाइम पे उनका सेनापति था, सेनापति का क्या नाम था, किसी को याद है? तो सेनापति का क्या नाम था? किसी को याद है? गोपराज था और हूणों के विरुद्ध, हूणों के विरुद्ध इसकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। बाद में इसकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यही मिल रहा है। तो ये कहां से पता चला था? एरण अभिलेख से, 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से। यही प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेणी में से किस युग को है? दशमलव भैया कौन
किसका भाई रोल है दशमलव में? कुषाण नहीं, मौर्य नहीं, वर्धन नहीं, गुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था और उनको कविराज भी कहा जा रहा है? इसी जो सिक्कों पे बीड़ा बजाती हुई आकृति के अनुसार आप बताया था कि ये संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। और ये कौन थे आपके? समुद्रगुप्त। योद्धा भी है और संगीत प्रेमी भी है। समुद्रगुप्त विल बी योर राइट आंसर। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? अरे, अपने भारत में ऐसे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने, मतलब अब आज हम चार नाम देख रहे हैं, आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, ये सब अपने टाइम के सब अद्भुत लोग हैं। और जो नवरत्न होते थे राज दरबारों में, और आपके जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे नवरत्न थे, 9 के 9 लोग मतलब अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाओं से जाने जाते थे। तो इतने विद्वानों की धरती रही है ये। वो तो काफ़ी हमारा साहित्य दब गया जब अंग्रेज आए। उसके बाद से जब जब से हम यूरोपीय कल्चर को फॉलो करने लगे तो हमारा साहित्य दब गया। बहुत आगे था, बहुत उन्नत साहित्य था, अपने उसको सम्मान को जीवित नहीं रखा। इस चक्कर में आर्यभट्ट, शून्य की खोज करने वाले हमारे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है। अब देखिए, सोच लीजिए, उस समय पे गुप्त काल हो गया, ठीक है, मौर्य काल हो गया, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। पर आज अगर पूरी दुनिया में हमारा दमखम उतना नहीं भर पा रहा है तो ये किसकी कमी है? ये हम लोग की तो कमी है। तो ये कौन करेगा भाई? आज हम अपने वहाँ पे नए नए स्टार्टअप, आज चलो अब तो फिर भी इंडिया में स्टार्टअप कल्चर आ गया है, थोड़ा बहुत स्टार्टअप होने लगे हैं, पर ये बहुत लेट हो रहा है। हम इतने ज़्यादा, मतलब हमारा देश कंज्यूमर है, हम प्रोड्यूसर क्यों नहीं है? हम दुनिया को सामान बना के क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है भारत को। भारत अभी भी मुझे लगता है कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, बहुत पीछे है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। चिकित्सा, मेडिसिन विल बी योर राइट आंसर। गुप्तकालीन पुस्तक जो नवनीतकम है, चिकित्सा संबंधित है, मेडिसिन बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? अब पहली बार कॉपर, CU आ रहा है आपका, इसका प्रयोग सिक्कों के रूप में होगा। तांबों के सिक्के तो अभी आपने कुछ दिन तक देखा है, कॉपर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो 10 रुपये का सिक्का आता है उसके बाहर जो आपकी ऐसी कुछ परत रहती है वो भी तांबे की रहती है। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो रामगुप्त, वही मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी, चंद्रगुप्त से पहले। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट बताइएगा। आज की क्लास कैसी थी, और कुछ सजेशन हो हिस्ट्री को लेके
कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हों, कुछ दिक्कत लग रही हो, आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि अगली बार से वो चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो, क्योंकि यहाँ हम आप ही के लिए हैं। आपको जो पसंद हो, जिस तरह से पढ़ना पसंद हो, आप बताइएगा। अगर वो मेरे क्षमताओं में होगा, अगर वो मेरी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मेरे उसमें रहेंगी, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो चीज़ें हों। और कुछ मैपिंग से पढ़ना हो, आपको इकोलॉजी में पढ़ना हो, तो वो आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखा करिए। तो फिर मैं सर से बात करके फिर देखता हूँ। तब तक ये लोग, आप लोग जो साइंस की क्लास है उसको फॉलो करिए। मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत कम बच्चे लोग आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ अभी आपके एग्जाम्स वगैरह कुछ अनाउंस नहीं है, तो पर आपको लाइव देखते रहना। यही टाइम है, यही वो टाइम है जब आपको आगे निकलना है लोगों से। अगर इस टाइम आप पीछे हो गए ना, फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। मतलब ये वो टाइम है जब कहते हैं ना, छलांग लगाने का टाइम है। जब कोई नहीं पढ़ रहा हो तब आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, तभी कुछ बेहतर संभव है। तो बस इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज की क्लास को भी। थैंक यू सो मच।